साथियों नमस्कार। हमने जो कारिका 4 है उसमें प्रमाण के भेदों के विषय में पढ़ा। अब जो कारिका 5 है उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम जो प्रमाण हैं उसका वर्णन किया जा रहा है। प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तत् लिंग लिंगी पूर्वकम आप्तश्रुतिर आप्तवचनम तो। प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, ध्यान से देखें। प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, प्रति विषय होता है इंद्रियां। इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त होने वाला अध्यवसायो जो ज्ञान है उसको दृष्टम प्रत्यक्ष कहा गया है। जो चक्षु आदि इंद्रियों से होने वाला जो ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष कहा गया है। सामने घड़ा रखा हुआ है, आँखों ने उसको देख लिया, प्रत्यक्ष कर लिया, तो नेत्र इंद्रिय के द्वारा घट आदि का जो ग्रहण है उसको प्रत्यक्ष कहा गया है। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, कि 3 प्रकार का जो है वो अनुमान प्रमाण कहा गया है। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, 3 प्रकार का जो है वो अनुमान प्रमाण को कहा गया है। और वह जो अनुमान प्रमाण होता है वह कैसा होता है? तत् लिंग लिंगी पूर्वकम, वह लिंग और लिंगी पूर्वक होता है। लिंग क्या होता है और लिंगी क्या होता है? लिंग होता है हेतु और लिंगी होता है साध्य। जैसे यत्र धूमः तत्र अग्नि, जहाँ पर धुआं है वहाँ पर आग होती है। जो धूम है, जो धुआं है वो हेतु है और जो आग है वो साध्य है। अर्थात दूसरी भाषा में हम यूँ कहें कि जो धुआं है वो लिंग है और जो आग है वो लिंगी है। तो ये जो अनुमान प्रमाण होता है ये लिंग और लिंगी पूर्वक होता है, ये हेतु और साध्य पूर्वक होता है। और इसके 3 भेद जो हैं वो ईश्वर कृष्ण जी ने बताए हैं। पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत वह अनुमान होता है जहाँ पर हम किसी कारण को देख करके कार्य का अनुमान करें, जैसे बादलों को देख करके वृष्टि का अनुमान। शेषवत होता है जहाँ पर हम कार्य को देख करके कारण का अनुमान करें। आप अपने खेत में गए, आपने देखा कि जो खेत हैं वो पानी से लबालब भरे हुए हैं और उसको देख करके आपने अनुमान लगाया कि रात को ज़रूर बारिश आई होगी। तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान करना वो शेषवत होता है। सामान्य तो दृष्ट होता है कि सामान्य रूप से हम कोई बात देख लेते हैं और ये मान लेते हैं कि जो दूसरी बात है वो भी ऐसे ही होगी। एक आम के पेड़ पर आपने मंजरी देखी, आम लगने से पहले जो फल आता है उसको मंजरी बोलते हैं, कोर भी बोलते हैं उसको देसी भाषा में। तो आपने अनुमान लगाया कि जो दूसरे आम के पेड़ हैं उन पर भी मंजरी आ गई होगी। तो एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रतिविषय अध्यवसायो दृष्टम, प्रतिविषय इंद्रियों के द्वारा होने वाला, अध्यवसायो ज्ञान, दृष्टम प्रत्यक्ष कहा गया है। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, जो अनुमान है वो 3 प्रकार का होता है। वो पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत जहाँ पर पूर्व में कारण हो, कारण को देख करके कार्य का अनुमान करें, जैसे मैंने बताया था आपको कि आकाश में बादलों को देख करके हमने वृष्टि का अनुमान कर लिया। शेषवत जब कार्य को देख करके हम कारण का अनुमान करते हैं। पानी से भरे हुए क्षेत्र को देख करके हमने अनुमान लगाया कि जो है बारिश हुई होगी। सामान्यतो दृष्ट जब एक बात सामान्य रूप से देखें और उस अन्य पर भी लागू करें। जिस प्रकार एक आम के पेड़ पर जो मंजरी है उनको देख करके हम सोचते हैं कि जो आम के अन्य पेड़ हैं उन पर भी मंजरी आ गई होगी। अग्रिम देखते हैं, जो षष्ठ कारिका है उसको देखते हैं। सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिर अनुमानात् तस्मादपि च सिद्धम प्रोक्षम आप्तगमात् सिद्धम। ध्यान पूर्वक देखें। सामान्यतस्तु दृष्टात्, कि जो सामान्य विषय होते हैं वो तो दृष्टात् वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। अतीन्द्रियाणाम प्रतीतिर अनुमानात्, जो अतीन्द्रिय विषय हैं, जो इंद्रियों से परे हैं, उनकी प्रतीति अनुमान प्रमाण से हो जाती है। फिर से देखें। सामान्यतस्तु दृष्टात्, जो सामान्य विषय हैं वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्रहण हो जाते हैं, उनका ग्रहण प्रत्यक्ष प्रमाण से हो जाता है। उनका जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से हो जाता है। अतीन्द्रियाणाम, जो अतीन्द्रिय विषय हैं, जो इंद्रियों से परे हैं, उनकी प्रतीति, उनका ज्ञान हमें अनुमान प्रमाण से हो जाता है। तस्मात् अपि च सिद्धम,
और उससे भी जो सिद्ध नहीं होते, अनुमान प्रमाण से भी जो सिद्ध नहीं होते, प्रोक्षम ऐसे प्रोक्ष विषय, जो अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध नहीं होते ऐसे प्रोक्ष विषय। प्रोक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष का विलोम, जिसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम नहीं जान सकते, जिसको अनुमान प्रमाण के द्वारा भी हम नहीं जान सकते, ऐसे प्रोक्ष विषय आप्तगमात सिद्धम, आप्त आगम से अर्थात शब्द प्रमाण से सिद्ध हो जाते हैं। एक बार फिर से देखें, सामान्यतस्तु दृष्टात, जो सामान्य विषय होते हैं वो दृष्टात, वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय हो जाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ग्राह्य है। अतीन्द्रियाणाम, जो इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियों से परे कौन से हैं? अर्थात जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, उनकी जो प्रतीति है, उनका जो ज्ञान है वो अनुमानात, अनुमान प्रमाण से हो जाता है। तस्मात् अपि च सिद्धम, और उससे भी जो सिद्ध नहीं होते, अनुमान प्रमाण से भी जिनको हम सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे प्रोक्षम, ऐसे प्रोक्ष विषयों को आप्तगमात सिद्धम, हम आप्त आगम से, शब्द प्रमाण से प्रतीत हो जाते हैं। प्रोक्ष, ऐसे प्रोक्ष विषय आगम प्रमाण से सिद्ध हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सप्तम कारिका में। अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातात मनो अनवस्थानात सौक्षम्यात व्यवधानात अभिभवात समान अभिहारात च। अब इस कारिका में बताया गया है कि जो प्रकृति और पुरुष हैं वो प्रत्यक्ष, उनकी उपलब्धि हमें क्यों नहीं होती, उनकी अनुपलब्धि के जो कारण हैं वो बता रहे हैं। 8 कारण यहाँ पर बताए गए हैं। अति दूरात, या तो वो अत्यधिक दूर हैं, जो पदार्थ हमारे से अत्यधिक दूर हो तो उसकी उपलब्धि जो है वो सामान्यतः नहीं होती, या समीप्यात, या बहुत अधिक समीप हैं, बहुत अधिक समीप हैं, हमारी आँखों के नज़दीक, बहुत नज़दीक हमारी पलकें हैं, हम इनको नहीं देख सकते। इंद्रिय घातात, या इंद्रिय नष्ट होने से भी ऐसा हो सकता है, यदि हमारी इंद्रियां नष्ट हो रही हों तो हम उनका ग्रहण नहीं कर सकते। मनो अनवस्थानात, जब मन अनवस्थित हो, जब मन एकाग्र न हो, तब भी ऐसे विषयों का ग्रहण नहीं होता। प्रकृति और जो पुरुष हैं उनका ग्रहण नहीं होता। सूक्ष्म्यात, सूक्ष्म होने के कारण, वो अत्यंत सूक्ष्म हैं, ये भी एक कारण हो सकता है कि हम उनको प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं देखते। व्यवधानात, व्यवधान होने से, ओट होने से, अड़चन पड़ने पर भी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यवधान के कारण हम प्रकृति और पुरुष को नहीं देख सकते। अभिभवात, अभिभव होने से, अभिभूत होना, अभिभूत कैसे होता है कि जिस प्रकार जो दिन में है वो तारे होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की आधिक्य के कारण दिन में जो तारे हैं, तारों का जो अस्तित्व है वो अभिभूत हो जाता है, तारे दिखाई नहीं देते। और समान अभिहारात च, और समान वस्तु में समान वस्तु मिल जाने के कारण, जिस प्रकार पानी में पानी का मिल जाना, दूध में दूध का मिल जाना, ठीक है, उड़दों में उड़दों का मिल जाना, तो ऐसा भी कारण है जो प्रकृति और पुरुष हैं उनकी उपलब्धि के, यह भी कारण है कि समान वस्तु में समान वस्तु का मिल जाना। फिर से देखें, प्रकृति और पुरुष की जो उपलब्धि है, प्रत्यक्ष उपलब्धि है, वो हमें नहीं होती। उसके जो हैं 8 कारण यहाँ पर दिए गए हैं। अति दूरात, वो अत्यधिक दूर हैं। समीप्यात, वो अत्यधिक नज़दीक हैं। इंद्रिय घातात, हमारी इंद्रियों, जो इंद्रियां हैं वो नष्ट हों, ऐसा भी हो सकता है। मनो अनवस्थानात, जो हमारा मन है वो एकाग्र ना हो। सूक्ष्म्यात, जो प्रकृति और पुरुष वो अत्यंत सूक्ष्म है, ये भी कारण हो सकता है। व्यवधानात, कुछ व्यवधान हो बीच में, अज्ञान का व्यवधान हो सकता है। अभिभवात, अभिभव के कारण, कि जिस प्रकार सूर्य के द्वारा जो तारे हैं वो अभिभूत हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते, प्रकृति और पुरुष का भी अज्ञान ने अभिभव कर रखा हो। और समान अभिहारात च, और समान वस्तु में समान वस्तु मिल जाने के कारण भी ऐसा होता है। अग्रिम कारिका को हम देखते हैं। अनुपलब्धि और उपलब्धि के हेतु देते हैं कि वो, फिर हमें पता कैसे चलेगा कि जो प्रकृति और पुरुष वो भी हैं। तो यहाँ पर बताया गया है अनुपलब्धि और उपलब्धि के हेतु की यहाँ पर चर्चा इस कारिका में की गई है, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। सूक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि न अभावात् कार्यतः तद उपलब्धेः महत् आदि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। सूक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि,
कि अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उनकी उपलब्धि नहीं होती। अत्यंत सूक्ष्मता के कारण उनकी किनकी प्रकृति और पुरुष की उपलब्धि हमें नहीं होती। अभावात, ऐसा नहीं है कि उनका अभाव है। प्रकृति और पुरुष अत्यंत सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म्यात अत्यंत सूक्ष्म हैं, इसलिए तद उनकी प्रकृति और पुरुष की अनुपलब्धि हमें उपलब्धि नहीं होती। न अभावात, ऐसा नहीं है कि उनका अभाव हो, अर्थात उनका अभाव नहीं है। क्यों नहीं है? कारण दे रहा है, कार्यतः तद उपलब्धे, कार्यतः कार्य से, तद उपलब्धे उनकी उपलब्धि होती है, कार्य से उनकी उपलब्धि होती है। मान लो कोई बिल है और जो बिल के बाहर है वो प्रतिदिन नई मिट्टी निकलती है। अगर हम माने कि जो बिल में अगर हमें कोई कुछ चीज़ दिखाई ना दे, वो अंततः गहरा हो, तो हम यह नहीं स्वीकार सकते कि बिल के अंदर कोई जीव ना हो। बिल के बाहर जो प्रतिदिन मिट्टी निकलती है उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल के अंदर कोई न कोई जीव है। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी रूपी कार्य है, जो बाहर प्रतिदिन मिट्टी निकल रही है, तो उस कार्य को देख करके हम ये अनुमान लगा सकते हैं। तो वही प्रकृति और पुरुष के विषय में है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उनकी उपलब्धि नहीं होती, लेकिन हम यह नहीं मान सकते कि उनका अभाव है। कार्यतः तत् उपलब्धे है, कार्य से उनकी उपलब्धि का भान होता है। तो कार्य क्या है? महत आदि च तच्च कार्यम, जो महत आदि हैं, महत प्रकृति सबसे पहले जो प्रधान जो प्रधान है, जो प्रकृति है, उससे महत उत्पन्न होता है। महत से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से जो अन्य अन्य उत्पन्न होते हैं। तो महत आदि तच्च कार्यम, महत आदि उसके कार्य हैं। प्रकृति से रूपम विरूपम च, और जो कुछ कार्य हैं वो प्रकृति के समान रूप वाले होते हैं, और जो कुछ कार्य हैं वो प्रकृति के विरूप वाले होते हैं, प्रकृति से भिन्न होते हैं, प्रकृति के स्वरूप से भिन्न होते हैं। एक बार फिर, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण प्रकृति और पुरुष की उपलब्धि नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है उनका अभाव है। कार्य से ही उनकी उपलब्धि का हमें पता चलता है। जो महत आदि हैं वो उसके कार्य हैं, पर जो कुछ कार्य हैं जो प्रकृति के अनुकूल हैं, जो कुछ कार्य हैं वो प्रकृति के समान रूप वाले हैं, और जो कुछ कार्य हैं वो प्रकृति के भिन्न रूप वाले हैं। अग्रिम कारिका को हम देखते हैं। शतकार्यवाद, ये महत्वपूर्ण जो है कारिका है, और इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। शतकार्यवाद सांख्य का एक सिद्धांत है। इसके अनुसार ये मानते हैं कि जो वस्तु पहले है, जिस कारण में विद्यमान है, वही बाद में एक प्रोसेस के द्वारा कार्य में रूपांतरित होती है। अर्थात सरल शब्दों में ये कहें कि जो कार्य है वह कारण में पहले ही विद्यमान होता है, और एक प्रोसेस के द्वारा वो मात्र प्रकट होता है। तो जहाँ पर जो कार्य जिस कारण में है वो वहीं से उपलब्ध हो सकता है। तो सत कार्यवाद का मतलब है, सत है, जो चीज़ है वही बाहर आएगी, जो चीज़ नहीं है वो बाहर नहीं आएगी। मान लो जो बालू है, रेत है, हम रेत से तेल पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि जो तेल है, तेल का जो कारण है वो सरसों है, और सरसों के अंदर वो पहले से विद्यमान है। अगर है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। उदाहरण दिया कि सरसों से हम तेल को पैदा कर सकते हैं, लेकिन रेत से तेल को पैदा हम नहीं कर सकते। ऐसद करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावाच्च सद कार्यम, कि ऐसद करणात्, कार्य भी सत है ऐसा सिद्ध करने के लिए हेतु बता रहे हैं कि अविद्यमान कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ऐसद कारणात्, जो नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। मैंने उदाहरण दिया, जैसे रेत से तेल की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उपादान ग्रहणात्, जिसको हमने उत्पन्न करना है उसका हम उपादान कारण ही ग्रहण करते हैं। उपादान कारण क्या होता है? वो मुख्य सामग्री जिसके बिना कार्य नहीं चले। जैसे जो कुम्हार है वो घड़ा बना रहा है, तो कुम्हार भी कारण है, वो दंड भी कारण है जिसके द्वारा चाक को घुमाया जा रहा है, वो यंत्र भी कारण है जिसके द्वारा घड़े को थपथपाया जाएगा। लेकिन जो मुख्य सामग्री है वो मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी के बिना कार्य नहीं चलेगा। तो उपादान कारण वो होता है जो मुख्य सामग्री हो।
तो हम उपादान कारण को ही ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार घड़े को बनाने के लिए मिट्टी का ही ग्रहण करते हैं, कपड़े का ग्रहण हम नहीं करते। सर्वसंभव अभावात, ये ध्यान से देखें, जिसका निर्माण करना है सब वस्तुओं से सभी वस्तुएं उत्पन्न नहीं हो सकती। सर्वसंभव अभावात, सभी वस्तुओं से सभी वस्तुएं उत्पन्न नहीं हो सकती। हम कपड़े से घड़ा नहीं बना सकते, हम मिट्टी से कपड़ा नहीं बना सकते। शक्य शक्य कारणात, कि शक्तिमान ही कार्य को उत्पन्न कर सकता है। जो जिस कार्य को समर्थ है करने में, वही उसको उत्पन्न कर सकता है। अगर हम दही की बात करें, अगर हमें दही चाहिए तो हमें दूध की आवश्यकता होगी। ये नहीं है कि हम पानी से ही जो है वो दही उत्पन्न कर देंगे। कारण भावाच्च सदकार्यम, और जो कारण और कार्य हैं ये भिन्न नहीं हैं, ये जो दोनों हैं ये एक ही हैं। कारण और कार्य, कार्य और कारण ये भिन्न नहीं हैं। अतः इन सभी कारणों से सिद्ध होता है कि उत्पत्ति से पहले भी जो कार्य है वो अव्यक्त रूप में कारण में विद्यमान रहता है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। असदकरणात्, कि जो जिस अविद्यमान कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। असदकरणात्, असदकरण से जो कार्य विद्यमान नहीं उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे बालू से, रेत से तेल उत्पन्न नहीं हो सकता। उपादान ग्रहणात्, हम जब कोई कार्य को उत्पन्न करते हैं तो सबसे समीपस्थ जो कारण होता है, सबसे मुख्य जो कारण होता है, जो उपादान कारण होता है, उसका ग्रहण करते हैं। हम अगर घड़ा बनाना है तो हम मिट्टी लेते हैं, हम कपड़ा नहीं लेते। सर्वसंभव अभावात, और सभी कारणों से सभी वस्तुएं उत्पन्न नहीं की जा सकती। सर्वसंभव अभावात बताया है इसके विषय में कि जिस प्रकार हमें अगर दही बनानी है तो हम दूध ही लेंगे, पानी नहीं लेंगे। शक्तस्य शक्य कारणात्, कि जो समर्थ है वही कार्य को उत्पन्न करेगा। दूध से ही दही बनाई जा सकती है, किसी अन्य से नहीं बनाई जा सकती। कारण भावाच्च सदकार्यम, जो कार्य और कारण हैं वो भिन्न नहीं हैं, वो दोनों एक ही हैं। तो इससे जो है वो कार्य की सत्ता, कार्य की अपने कारण में पहले से ही सत्ता सिद्ध होती है। अग्रिम कार्य का जो देखते हैं, हेतु मत नित्यम, हेतु मत अनित्यम अव्यापी शैकिर्यम अनेकम आश्रितम लिंगम श अवयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। यहाँ पर व्यक्त और अव्यक्त में असमानता बताई गई है। जो व्यक्त तत्व है 23 और जो अव्यक्त तत्व है प्रकृति, उन दोनों में किस प्रकार असमानता है, ध्यानपूर्वक आप इसको देखिएगा। हेतु मत, कि जो 23 तत्व हैं, जो व्यक्त तत्व हैं, उनकी विशेषता है कि वो हेतु से युक्त हैं। हेतु से भी पराई वो किसी कारण से उत्पन्न हैं। अनित्यम, जब उत्पन्न है तो वो अनित्य हैं। जो उत्पन्न होगा वो अनित्य होगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो उत्पन्न होगा, उत्पन्न होने का प्राय जो कार्य होगा वो अनित्य होगा। इस संसार में जितने भी कार्य हैं वो अवश्य ही नष्ट होने वाले होते हैं, वो हमेशा ही अनित्य होते हैं। अव्यापी, सभी जगह व्याप्त नहीं हो सकते, ठीक है, अव्यापी हैं। शैकिर्यम, वो क्रियावान है। कौन? 23 तत्व, वो व्यक्त तत्व। अनेकम, अनेक हैं। आश्रितम, एक दूसरे पर निर्भर हैं। लिंगम, लय से युक्त हैं। जब सृष्टि का विनाश होता है तो वो एक दूसरे में कुरुम, जिस प्रकार जो कछुआ है अपने अंगों को समेट लेता है, तो वो उनका लय एक दूसरे में उसी प्रकार हो जाता है जिस क्रम से वो उत्पन्न होते हैं। शय अवयवम, वो अवयवों से युक्त हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि अवयवों से युक्त हैं। परतंत्रम, दूसरे के आश्रित हैं। व्यक्तम, ये सारी बातें किनके विषय में हैं? व्यक्त के विषय में हैं। विपरीतम अव्यक्तम, जो अव्यक्त है, जो प्रकृति है, वो इनके बिल्कुल विपरीत है। वो विपरीत कैसे है? हेतु मत नहीं है, अर्थात कैसी है? अहेतु वाली है, वो किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुई है। ये अनित्य है व्यक्त तत्व। जो प्रकृति है, जो अव्यक्त है, वो कैसी है? नित्य है। ये सारे कैसे हैं? अव्यापी हैं, सभी जगह व्याप्त नहीं हो सकते। जो अव्यक्त है वो कैसा है? व्यापी है। ये सारे तत्व कैसे हैं? क्रियावान हैं। और जो अव्यक्त है वो निष्क्रिय है।
ये जो तत्व हैं वो अनेक हैं, लेकिन वो प्रकृति एक है। ये आश्रित है, वो निराश्रित है। ये लिंग से युक्त है, लय से युक्त है, वो लय से युक्त नहीं है। ये अवयव वाले हैं, वो अवयव से रहित हैं। ये परतंत्र है, वो परतंत्र नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर व्यक्त और अव्यक्त तत्वों के बीच में जो असमानता है उसको बताया गया है। फिर से देखें, एक बार तीव्रता के साथ फिर से बता रहा हूँ कि जो 23 तत्व हैं जिनको हम व्यक्त तत्व कहते हैं, वो हेतु वाले हैं, वो किसी कारण से उत्पन्न हुए हैं। कारण से उत्पन्न होने के कारण वो अनित्य हैं, अव्यापी हैं, सभी जगह व्याप्त नहीं हो सकते, क्रियावान हैं, अनेक हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, लिंग लय से युक्त हैं, स अवयवी हैं, वो उनके शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि अनेक जो हैं अवयव होते हैं, वो परतंत्र हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ये व्यक्त तत्वों की बात है। इसके विपरीत जो गुण हैं वो अव्यक्त के हैं, अर्थात प्रकृति के हैं। तो साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें।